गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, मैं दुलीचंद सिंवर जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको स्मरण होगा कि हमारा जो है प्रकाश बिंदु चल रहा है और इस प्रकाश बिंदु पे हम काफ़ी वीडियो लेक्चर कर चुके हैं। हम ज़्यादा जल्दबाजी न करते हुए आराम से धीरे धीरे बिंदुवार अच्छी तरह गुणवत्तापूर्वक समझते हुए हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम इस चैप्टर को पूरा करें। देखिए, ये जो बिंदु है प्रकाश, ये काफ़ी बच्चों के लिए एक समस्या बना रहता है और मैं ये चाहता हूँ कि हम इस लॉकडाउन के समय का सदुपयोग कर कम से कम हमारे जो कन्फ्यूजनल चैप्टर हैं, जिनसे हमें भय उत्पन्न होता है या जिनमें हमें किसी भी प्रकार की शंका रहती है, कन्फ्यूजन रहता है, उन चैप्टरों को हम अच्छी तरह कर लें ताकि हमारा जो नेक्स्ट समय होगा उस समय में हम हमारे जो सरल बिंदु है उनको हम अच्छी गति से पूर्ण कर सकें और इन चैप्टरों को हम अच्छा समय दे सकें। तो देखिए, हमारा जो बिंदु चल रहा था वो गोलीय दर्पण चल रहा था। गोलीय दर्पण में हमने दर्पण की परिभाषा, दर्पण के प्रकार और दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिनमें 4 परिभाषाएं हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और उन 4 परिभाषाओं में आप ध्रुव, उसके पश्चात वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष का अध्ययन कर चुके हैं। आज जो हमारा इम्पोर्टेंट जो इसमें गोलीय दर्पण में रहने वाला है वो है मुख्य फोकस बिंदु। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं मुख्य फोकस बिंदु को। तो देखिए, मुख्य फोकस बिंदु क्या होता है, इस बात को अपन स्टार्ट करते हैं। मुख्य फोकस बिंदु यानी कि मेन फोकस पॉइंट। तो देखिए बेटा जी, क्या होता है ये, देखो अपन इसको दोनों दर्पणों के लिए अध्ययन करने वाले हैं। कौन कौन से? एक हमारा ये कौन सा दर्पण है? अभी तक मैं इसको कोई सा दर्पण नहीं कह सकता जब तक मैं इस पर अच्छी तरह पॉलिश नहीं कर दूं। देखिए, ये एक है। यदि इसके मैं पीछे वाले सतह पे इस पे अगर परावर्तक पदार्थ का लेप कर दूं तो ये मेरा कौन सा दर्पण कहलाएगा? अब अवतल दर्पण कहलाएगा। ये अगर इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे अगर एक बिंदु मैं खींचूं, ये बिंदु लिखूं, तो ये आपको पता है कि क्या होता है? ध्रुव होता है। और इस बिंदु को ऐसे मिलाते हुए एक सीधी काल्पनिक रेखा खींची जाए तो ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो काल्पनिक रेखा होती है सीधी, इसको अपन क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, जिसकी विवेचना अपन पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। तो ये हमारी मुख्य अक्ष होगी। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण है। ठीक है। इसी प्रकार हम उत्तल दर्पण का यहाँ पे निरूपण करते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण आपको पता है किस प्रकार होता है। अगर मैं इसकी अंदर वाली सतह पे परावर्तक पदार्थ का लेप कर दूं तो ये अब कौन सा दर्पण कहलाएगा? उत्तल दर्पण। और यही इसकी क्या है? मुख्य अक्ष है। और उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? वही ध्रुव कहलाएगा। ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं इनके मुख्य फोकस बिंदु की। तो थोड़ा सा देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखो, ये मुख्य अक्ष, ये भी मुख्य अक्ष। ये क्या चीज़ है? मुख्य अक्ष है, जिसकी बात अपन पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। ये भी मुख्य अक्ष है और ये भी क्या है? मुख्य अक्ष है। तो देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, इस प्रकार से मुख्य अक्ष के क्या आती है? समानांतर है। एक दूसरी प्रकाश किरण इधर भी आप ले सकते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर, इस प्रकार से। तो ये किरणें जब समानांतर आएगी तो इस दर्पण से टकराएगी। दर्पण से ये आगे पार कर नहीं सकती, क्योंकि आगे हमने क्या कर रखा है? परावर्तक पदार्थ का लेप कर रखा है और दर्पण है तो कन्फर्म सी बात है, यहां से इनका क्या होगा? परावर्तन। अब ये किरण जो है, ये इसकी अगर ढलान देखें तो इस प्रकार से ये परावर्तित होगी और ये जो प्रकाश किरण है ये इस प्रकार से परावर्तित होगी, इस प्रकार से। ये परावर्तन के पश्चात ऐसे जाएगी।
ये प्रकाश किरणें कौन सी, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, कौन से बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है, ये बिंदु पे, ठीक है। ये बिंदु ही इस अवतल दर्पण का क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस बिंदु कहलाएगा। यानी कि अवतल दर्पण के लिए परिभाषा क्या बन जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में प्रतिच्छेद करती है, वास्तव में प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को उस दर्पण का, कौन सा दर्पण का, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। इसके लिए अगर अपन बात करें तो वही कंसेप्ट, अपन दो प्रकाश किरण लेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली, इस प्रकार से, थोड़ा सा इससे दानी बन रही है, देखिए ये मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश, एक प्रकाश किरण अपन यहां से ले लेते हैं, ये दूसरी प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, समानांतर आ रही है। तो देखिए ये जो प्रकाश किरण है परावर्तन के पश्चात ऐसे जाएगी, ठीक है, और ये जो प्रकाश किरण है ये आपको पता है कि परावर्तन के पश्चात ऐसे जाएगी, ठीक है। अब इधर तो ये कभी आपस में प्रतिच्छेद करेगी नहीं, तो अपन इनको क्या करते हैं, पीछे की ओर ड्रॉ करते हैं ऐसे काल्पनिक रूप से, इस प्रकार से, इसको अपन पीछे की ओर ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से। तो यदि हम यहां से देखें तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये प्रकाश किरणें इस बिंदु से आ रही है, और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है इसी बिंदु को इस दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उत्तल दर्पण का क्या कहते हैं अपन, मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो देखिए दोनों परिभाषाओं को यदि मैं सम्मिलित रूप से लिखूं मुख्य फोकस के रूप में, तो मैं क्या बोलूंगा, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में प्रतिच्छेद करती है, ब्रैकेट में अवतल दर्पण, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण, उस बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। तो देखिए अपने इसकी परिभाषा किस प्रकार लिखते हैं, आप पहले जो है ये दो डायग्राम बना लीजिए अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए, फिर मैं आपको इनकी जो है सम्मिलित रूप से परिभाषा लिखवा देता हूं। तो देखिए कैसे परिभाषा अपन इसकी लिखेंगे। तो देखिए हमारी जो परिभाषा रहेगी वो इस प्रकार रहेगी मुख्य फोकस बिंदु की। क्या लिखेंगे अपन, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, पश्चात लिख दो या बाद लिख दो, एक ही बात है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में प्रतिच्छेद करती है, वास्तव में प्रतिच्छेद करती है, कहां करती है, कौन से दर्पण में करती है वास्तव में प्रतिच्छेद, अवतल दर्पण में। अभी बताया था आपको डायग्राम से मैंने, या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा कौन से दर्पण में होता है, उत्तल दर्पण में होता है। यह भी आपको मैंने अभी डायग्राम से बताया, आती हुई प्रतीत होती है परावर्तन के पश्चात। मेन टर्म यह है, आपको ध्यान रखना है, किसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में प्रतिच्छेद करती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को
उस बिंदु को उस दर्पण का, अगर बात पूछे आपसे अवतल के लिए तो अवतल दर्पण का, प्रश्न पूछा आपसे उत्तल के लिए तो उत्तल दर्पण को, उस बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु, और अपन इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एफ से कहते हैं। ठीक है, ये दोनों परिभाषाएं सम्मिलित रूप से हो गई। अब एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ ले कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो देखो आप क्या लिखोगे, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। अवतल की परिभाषा पूछ ले तो आप क्या लिखोगे, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। और आपसे सीधा पूछ ले कि दर्पण के मुख्य फोकस बिंदु को परिभाषित कीजिए तो आप ये पूरी परिभाषा लिख सकते हैं। यानी कि इस एक परिभाषा से आपके जो है अकॉर्डिंग टू राजस्थान बोर्ड 3 परिभाषाएं बनती है। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मुख्य फोकस बिंदु की परिभाषा आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो को रिबैक करके देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अब इसके पश्चात अपन बात जो है अगली परिभाषा की करते हैं। अगली परिभाषा क्या है, देखिए बेटा जी, मुख्य फोकस बिंदु के बाद में अपनी जो अगली परिभाषा रहेगी वो रहेगी फोकस दूरी की। तो देखो अब अपने अगली परिभाषा क्या है, फोकस दूरी, और इसको किस से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं अपने, स्मॉल एफ से। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, देखिए ये क्या होती है, अभी हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस बिंदु की बात की है। तो मुख्य फोकस बिंदु और दर्पण का जो ध्रुव है P, उन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। तो अपने क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा, दर्पण के ध्रुव यानी कि P व मुख्य फोकस बिंदु कौन सा, कैपिटल F के बीच की सरल रेखीय दूरी, या सीधा लिख दो आप, दूरी के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, तो अगर आप डायग्राम से इसको दिखाना चाहिए तो कैसे, जैसे मैं आपको एक दर्पण के लिए दिखा देता हूं, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ये अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष है, ये मान लो इसका ध्रुव P है, ये मान लो इसका मुख्य फोकस बिंदु क्या है, F है। तो P और F के बीच की ये जो दूरी है, इस दूरी को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। ये अपनी फोकस दूरी की परिभाषा हो गई। और देखिए एक परिभाषा और है फोकस तल की, वो परिभाषा हालांकि आपके 10th क्लास में नहीं है, फिर भी क्या होती है एक बार सुन लीजिए। फोकस बिंदु जिस तल में स्थित है उस तल को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, एक परिभाषा इसमें और है द्वारक की, वो परिभाषा भी आपको मैं बता देता हूँ, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है। द्वारक क्या होता है, कोई भी गोलीय दर्पण जो है, इस गोलीय दर्पण की ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ की ये जो सीमा है, ये आपको कैसी दिखाई दे रही है, वर्ताकार। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वर्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास है, ये व्यास, इसको क्या कहते हैं अपने, द्वारक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अपन अब इसमें आगे परिभाषा लिखेंगे द्वारक की। तो प्रिय विद्यार्थी हो, आप द्वारक की परिभाषा लिख लीजिए, बाय चांस पूछ ले एग्जाम में। द्वारक, इसको कहते हैं एपरेचर। तो क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, गोलीय होगा, परावर्तक पृष्ठ की वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास, वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास
क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, ये आप परिभाषा लिख लीजिएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, इससे आगे के बिंदु पे चलते हैं। ये हमारी गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं होगी। एग्जाम में जो मुख्यतः परिभाषा पूछी जाती है वो पूछी जाती है या तो ध्रुव से संबंधित, या मुख्य अक्ष से संबंधित, या जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मुख्य फोकस बिंदु से संबंधित। ठीक है, अब अपन इसमें जो आगे बात कर रहे हैं वो अपन बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की अपन बात करने वाले हैं। उसके पश्चात अपन गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करेंगे। लेकिन इन सब को पढ़ने से पहले अपने को एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो गोलीय दर्पण से परावर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। उसका हमें अच्छी तरह अध्ययन करना होगा। तो मैं अब आपको गोलीय दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ाने वाला हूं। बड़े ध्यान से उसको देखिएगा, क्योंकि आप गोलीय दर्पण पे आधारित जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे दर्पण सूत्र के, ठीक है ना, वो सारे न्यूमेरिकल्स में आप कहीं भी बिंब के लिए, प्रतिबिंब के लिए आप चिन्ह निर्धारण करेंगे, फोकस दूरी के लिए, तो उन चिन्हों का निर्धारण आप तभी कर सकेंगे जब आपको कार्तीय चिन्ह परिपाटी अच्छी तरह आती होगी। और मैं आपको इसको बड़े सरल तरीके से बताने वाला हूं, बस थोड़ा सा ध्यान दे देना, आपकी ये क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, अपन पढ़ते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी। अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग रहने वाली है वो है गोलीय दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण के लिए, ठीक है, साइन कन्वेंशन इसको इंग्लिश में कहते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, साइन कन्वेंशन मेथड फॉर स्पेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन मेथड फॉर स्पेरिकल मिरर। देखिए ये क्या होता है। देखो, ये चिन्ह परिपाटी अपन समझते हैं पहले इसको क्या है। देखो, मान लीजिए ये कोई गोलीय दर्पण है। इस दर्पण से मैं जो चाहूं इस दर्पण को उसी दर्पण का मूर्त या रूप दे सकता हूं। ये एक, ठीक है, यदि मैं इसके अंदर वाले भाग पे पॉलिश कर दूं तो ये उत्तल दर्पण बन जाएगा। यदि बाहर वाले भाग पे पॉलिश कर दूं तो यह उत्तल दर्पण बन जाएगा। और ये आपको पता है कि ये इसकी जो सीधी काल्पनिक रेखा होती है इसको क्या कहते हैं अपन? मुख्य अक्ष। और ये इसका क्या है? मध्य बिंदु जो होता है वो ध्रुव यानी कि P। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। अगर इस परिपाटी को आपको समझना है तो सबसे पहली बात, ये जो मुख्य अक्ष है ये क्या है? हमारी मुख्य अक्ष है। आप क्या कीजिए, इस मुख्य अक्ष को एक्स डैश अक्ष मान लीजिए। ठीक है, जैसा आप ग्राफ में गणित में देखते हैं बिल्कुल उसी तरह देखिए। ये एक्स एक्सिस है तो ये कौन सी हो जाएगी? वाई एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, यानी कि वाई एक्स हो जाएगी। ये कौन सी अक्ष अपनी? एक्स एक्स। ठीक है, और ये जो इस दर्पण का बिंदु P है इसको आप क्या मान लीजिए? बिंदु P को आप इसका मूल बिंदु मान लीजिए। क्या मान लीजिए? मूल बिंदु, यानी कि इसके निर्देशांक क्या होंगे? 0 0। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव को आप क्या मानेंगे? मूल बिंदु मानेंगे। ठीक है, यानी कि हम जितनी भी यहां से दूरियां नापेंगे वो सारी मूल बिंदु यानी कि ध्रुव से नापेंगे। ठीक है, आपको अच्छी तरह पता है कि ग्राफ में मूल बिंदु के दाईं ओर की जितनी भी दूरियां होती है वो सारी अपन क्या लेते हैं? प्लस। किस स्थिति में? जब इस अक्ष के समानांतर हो। और इधर की सारी दूरियां अपन क्या लेते हैं? माइनस, यानी कि इस अक्ष के समानांतर जितनी भी दूरियां हैं वो सारी अपन क्या लेंगे? माइनस लेंगे। ऐसा ही करते हैं अपने ग्राफ में, ऐसा यही करना पड़ेगा। ठीक है, इस अक्ष के ऊपर की जितनी भी दूरियां हैं, चाहे आप इस साइड ले लो चाहे आप इस साइड ले लो, सारी क्या होगी? प्लस। नीचे की जितनी भी दूरियां हैं, ठीक है, वो सारी क्या होगी? माइनस होगी। ठीक है ना, यानी कि अगर मैं यहाँ एक काल्पनिक वाई एक्स ड्रॉ करूँ, क्या करूँ? काल्पनिक वाई एक्स, तो ऊपर की सारी दूरियां अपन क्या लेंगे? प्लस। नीचे की सारी दूरियां अपन क्या लेंगे? माइनस। चाहे वो दाईं तरफ हो चाहे वो बाईं तरफ हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है,
आप बिंब को सदैव, जो आपके पास बिंब है उसको सदैव कहाँ रखेंगे, आप बाईं ओर रखेंगे। बिंब आपको हमेशा इधर रखना है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप बिंब बाईं ओर रखोगे तो आपका ये सामने वाला पृष्ठ कैसा होना चाहिए, परावर्तक पृष्ठ। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि दर्पण का परावर्तक पृष्ठ सदैव क्या रहना चाहिए, बाईं ओर रहना चाहिए, और लेप है वो किधर रहना चाहिए, दाईं ओर रहना चाहिए। यानी कि अगर ये उत्तल दर्पण है तो इसका परावर्तक पृष्ठ ऐसा रहेगा। यदि मेरे पास यह उत्तल दर्पण होता तो मैं इसको कैसे रखता, ऐसे रखता, और लेप इधर रहता, इधर रहता। यानी कि परावर्तक पृष्ठ सदैव किस दिशा में रहेगा, बाईं दिशा में रहेगा, ठीक है। तो इस आधार पे अपन सारी जो हमारी दूरियां निर्धारित करेंगे। तो इसको देखो अपने एक एक पॉइंट से लिखते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन मेथड को अपन एक एक बिंदु से लिखते हैं। ये हमारा क्या है, बिंब है, ये क्या है हमारा बिंब, ठीक है। तो देखो अपन इसका पहला बिंदु लिखते हैं। इसको मैं एक बार रफ कर लूं, छोटा बना लूंगा इसको मैं। देखिए इधर मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं छोटा सा। ये गोलीय दर्पण, ये इसकी मुख्य अक्ष, ये इसकी मुख्य अक्ष, ठीक है। ये क्या है, ये है गोलीय दर्पण। ये क्या है, इसकी मुख्य अक्ष। इसको अपन क्या मानेंगे, एक्स डैश अक्ष मानेंगे। ये दर्पण का क्या है, ध्रुव, और ध्रुव अपन क्या मानेंगे, इसका मूल बिंदु मानेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट सबसे, ठीक है। दर्पण के ध्रुव बिंदु या ध्रुव को, ध्रुव किसको, P को मूल बिंदु मानेंगे, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आपको ये पॉइंट याद रखने जरूरी है, लेकिन मैं लिखवा इसलिए रखा हूं कि आपको एग्जाम में पूछ ले कि कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी क्या है, इसको समझाइए, तो आप ऐसे इस बिंदु को लिख के आओगे, ठीक है। दूसरी बात, मुख्य अक्ष को एक्स डैश अक्ष मानेंगे, ठीक है। एक्स डैश अक्ष मानेंगे, जैसा मान लिया अपन ने, ठीक है। तीसरी बात, अगर दर्पण का ध्रुव मूल बिंदु है तो सभी दूरियों का मापन अपन कहां से करेंगे, मूल बिंदु से करेंगे। तो ये बात आप यही नोट कर सकते हो, अर्थात सभी दूरियों का मापन मूल बिंदु से, मापन ध्रुव P से करेंगे। ये बात आप यहां से लिख लीजिए। अब देखिए इस मूल बिंदु ध्रुव के दाईं ओर ये पार्ट है, बाईं ओर क्या है, ये पार्ट है। तो बिंब को सदैव, अब देखो यहां से मेन बात स्टार्ट होती है, बिंब को सदैव बाईं ओर रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे। किस साइड रखेंगे, बाईं ओर, क्योंकि ये मेरा लेफ्ट पार्ट है, ये मेरा राइट पार्ट है। तो बिंब को सदैव कहां रखेंगे अपन, बाईं ओर रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे। अर्थात दर्पण पर प्रकाश किधर से गिरेगा, बाईं ओर से। दर्पण पर प्रकाश बाईं ओर से, बाईं ओर से आपतित होगा, ठीक है ना। तो बताओ परावर्तक पृष्ठ हमेशा किस साइड में रहेगा, बाईं ओर। यानी अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसको यहां से, यानी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ सदैव बाईं ओर रखेंगे, ठीक है। अब चौथा पॉइंट, बिंब हम बाईं ओर रखेंगे। ये मान लो हमने कोई बिंब रख दिया A,
बी, ये क्या है हमारा बिंब है। अब इससे प्रकाश किरण तो इधर जाएगी, तो बिंब की अगर दूरी नापेंगे तो दूरी हम कहां से नापेंगे, मूल बिंदु से नापेंगे, ध्रुव से। ये क्या है बिंब की दूरी, ये क्या है मूल बिंदु। बिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, जैसा आपने पढ़ चुके हैं, यू से लिखते हैं। अब बताइए यू आप धनात्मक लेंगे कि ऋणात्मक लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो मुख्य अक्ष के समानांतर मूल बिंदु के दाईं ओर की सारी दूरियां ऋणात्मक, बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक और दाईं ओर की सभी दूरियां क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। तो अपने क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक तथा दाईं ओर की सभी दूरियां क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। यानी कि इधर जो भी दूरी आएगी वो सारी की सारी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये बात अपन तो कर चुके। अब अगला बिंदु अपना इसमें देखिए, अगला क्या होगा कि यदि प्रकाश किरण कोई भी वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है तो फिर हम क्या करेंगे। तो देखिए उस बिंदु को लिखता हूं मैं, हालांकि उसकी चर्चा अपन कर चुके हैं, फिर भी एक बार और देख लेते हैं उसको। पॉइंट नंबर 5 देखिए, 5 नंबर क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर स्थित वस्तु की ऊंचाई, अगर ये जैसे ये ऊपर की ओर है तो इसकी ऊंचाई अपने क्या लेंगे, प्लस लेंगे, हाइट। ठीक है, बिंदु की ऊंचाई धनात्मक लेंगे तथा मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर स्थित वस्तु की ऊंचाई तथा मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर स्थित वस्तु की ऊंचाई क्या लेंगे आप, ऋणात्मक लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ठीक है ना। यानी कि अगर ये मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत अगर कोई ऐसे वस्तु स्थित है, अब आपसे पूछा जाए कि आप इसकी हाइट क्या लेंगे, तो लंबवत अगर ऊपर की ओर स्थित है तो आप क्या लोगे, पॉजिटिव। चाहे वस्तु इधर स्थित है चाहे इधर स्थित है, चाहे आप यहां भी मान लो, इसकी हाइट आप क्या लोगे, पॉजिटिव धनात्मक लेंगे। और यदि कोई वस्तु लंबवत नीचे की ओर स्थित है ऐसे, तो आप इसकी हाइट क्या लेंगे, नेगेटिव। यानी कि अगर ऐसे स्थित है, चाहे इस साइड दाईं तरफ हो चाहे बाईं तरफ हो, तो भी आप इसकी हाइट क्या लेंगे, आप इसकी हाइट क्या लेंगे, नेगेटिव हाइट लेंगे। ठीक है ना। तो ये अपनी कार्तीय चिन्ह परिपाटी होगी। आप इसे डायग्राम से इसको पूरा समझ सकते हो। कैसे, मुख्य अक्ष को अपन क्या मानेंगे, एक्स एक्स मानेंगे, दर्पण का जो ध्रुव है उसको मूल बिंदु मानेंगे। ठीक है ना। अभी मैंने निर्देशांक 0 0 लिख दिया, इसका मतलब ध्रुव मूल बिंदु की तरह माना जा रहा है। ठीक है। मुख्य अक्ष के जो समानांतर बाईं ओर की दूरी है वो ग्राफ में आपको पता है ऋणात्मक होता है, तो बिंब की दूरी अपन क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, और बिंब सदैव इधर रखेंगे बाईं ओर। दाईं ओर की जितनी भी दूरियां आएगी वो सारी क्या लेंगे, धनात्मक। ठीक है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जो भी दूरी है वो क्या लेंगे, धनात्मक, और नीचे की ओर जो दूरी है वो क्या लेंगे, हम ऋणात्मक लेंगे। ये डायग्राम अगर आपको अच्छी तरह तैयार हो जाता है तो आप दर्पण से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई न्यूमेरिकल हल गलत नहीं करेंगे। अब देखिए इसमें, जैसे मैं एक आपको उदाहरण के तौर पे एग्जांपल समझाता हूं मैं। जैसे आपको इसको देखे यूज करते हैं अपन उदाहरण के लिए, बात करें अपन उदाहरण के लिए, तो देखिए इधर ध्यान दीजिए, अपन बात करते हैं उदाहरण के लिए। जैसे मैं बात कहूं कि बताइए अवतल दर्पण की अगर फोकस दूरी का आपसे चिन्ह पूछ लिया जाए, फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है, तो देखो अपन ने जब मुख्य फोकस बिंदु पढ़ा था तो हमने ये देखा कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस बिंदु इधर प्राप्त होता है और ये ध्रुव और ये फोकस दूरी है।
ठीक है, ये क्या है इसकी फोकस दूरी। तो दोनों के ये दाईं ओर है बाईं ओर है, दाईं ओर है, किस साइड है, सॉरी बाईं ओर है, और बाईं ओर है तो अपने इसकी क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। उत्तल दर्पण से अगर आपसे पूछता तो उत्तल दर्पण में आपको पता है कि हमने जब फोकस बिंदु बनाया था तो हमें आभासी फोकस बिंदु प्राप्त हुआ था, किस साइड है, इस साइड प्राप्त हुआ था। तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होगी, ये दाईं ओर है तो हम क्या लेंगे इसको, ऋणात्मक सॉरी धनात्मक लेंगे। तो इसमें अपने क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण की सॉरी उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अगर अपन देखें तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। बाकी बात आप सीधा याद रख सकते हो कि अवतल दर्पण में अपन ने जो मुख्य फोकस बिंदु देखा था वो परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित था, यानी कि बाईं ओर स्थित था, तो फोकस दूरी अपन क्या लेंगे, ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण में जो मुख्य फोकस बिंदु आ रहा था वो परावर्तक पृष्ठ के पीछे अर्थात दाईं ओर आ रहा था, अतः उसकी जो फोकस दूरी है वो हम क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। तो ऐसे अपन चिन्ह का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। ठीक है, अब देखो एक रिलेशन बताता हूं, फिर उस पर न्यूमेरिकल कैसे करते हैं उसको आपको एक न्यूमेरिकल का टाइप मैं आज बताऊंगा, बाकी न्यूमेरिकल्स आपको मैं कल बताने वाला हूं। तो देखिए एक रिलेशन होता है, हालांकि उसका डेरिवेशन भी अपन करके देखेंगे, लेकिन ज़्यादा समय हम व्यस्त न करते हुए अपन एक बिंदु आप हेडिंग लगाइए, क्या लिखोगे, गोलीय दर्पण की दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर व फोकस दूरी यानी कि स्मॉल एफ में संबंध। तो देखिए पहली बात तो ये जो संबंध लगता है ये हमेशा एक छोटे द्वारक के लिए लगता है। ठीक है, क्योंकि अपन जो पूरी फिजिक्स है उसमें दर्पण जो भी पढ़ते हैं अपन छोटे द्वारक के लेकर के ही पढ़ते हैं, तो उसी से अपने इसको बात करने वाले हैं। आप सीधा संबंध देखिए क्या होता है। देखिए कोई भी दर्पण की जो कौन सी दर्पण की, गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की हमेशा कितनी गुना होती है, 2 गुना होती है। अर्थात मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वक्र त्रिज्या r इंटू 2 इंटू एफ, फोकस दूरी का 2 गुना। या आपसे यहां से पूछ ले कि फोकस दूरी क्या होती है, तो आप सीधा लिख सकते हो कि फोकस दूरी निकालेंगे तो r इसके क्या चला जाएगा, बटा में, यानी कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन ध्यान में रखना है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की सदैव कितनी होती है, 2 गुना होती है। किसके लिए बात है ये, केवल और केवल ये बात सिर्फ और सिर्फ गोलीय दर्पणों के लिए ये बात है, अर्थात उत्तल और अवतल दर्पणों के लिए ये बात है। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं उसकी अपन चर्चा करते हैं। एक न्यूमेरिकल देखते हैं अपन आज के वीडियो में। देखिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी होगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन में आपको पूरा करके दिखा रहा हूं इसको। आप सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया आपको, दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करनी है आपको, उसी दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले अपन जो ये हल करेंगे, सबसे पहले चिन्ह परिपाटी लगाएंगे। कौन सा दर्पण दे रखा आपको, अवतल दर्पण, क्या दे रखी इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो आप यहां लिखोगे चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। अब देखो चिन्ह परिपाटी से वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दे रखी है। अवतल दर्पण अगर मैं बनाऊं तो ये अवतल दर्पण होता है मेरा। इसमें बताइए वक्रता त्रिज्या किस साइड आएगी, वक्रता त्रिज्या इस साइड आएगी, नंबर सी बात है, क्योंकि इधर ही वक्रता केंद्र होगा, ये वक्रता केंद्र, तो ये क्या होगी इसकी वक्रता त्रिज्या। तो ये क्या दर्पण का ध्रुव, बताओ इसके बाईं ओर है कि दाईं ओर है, बाईं ओर है, बाईं ओर है तो ये क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अब अपन निकालते हैं, अब
सूत्र, कौन सा सूत्र लगाएंगे अपन, वही R बराबर 2F से F बराबर क्या आएगा, R बटा 2। तो मैं इसको यहां अगर सोल्व करूं, R का मान कितना है, F बराबर R का मान है माइनस का 20 सेंटीमीटर बटा में 2, अर्थात इसकी फोकस दूरी क्या आएगी, माइनस की 10 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, अगर यही न्यूमेरिकल आप बिना चिन्ह परिपाटी के सीधा करके आते हो कि ठीक है भी R बराबर 2F होता है तो F बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर धनात्मक करके आगे, तो आपका न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन होता है वो इन्हीं प्लस और माइनस का होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जो भी न्यूमेरिकल हल करते हैं उस न्यूमेरिकल को हल करने से पहले आप चिन्ह परिपाटी अच्छी तरह अकॉर्डिंग टू दर्पण देख लीजिए कि आपको कौन सा दर्पण दे रखा है। दूसरा प्रश्न इस पे न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है वो भी आप देख लीजिए। देखो, एक तो ऐसे न्यूमेरिकल बन सकता है, इससे आपको दर्पण का नाम दे दे, फिर आपसे चिन्ह परिपाटी लगवा ले। दूसरा न्यूमेरिकल कैसे पूछ सकता है, देखिए आपको ऐसे न्यूमेरिकल दे दिया, मान लो कि एक दर्पण जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो, वह दर्पण का नाम बताइए, कौन सा दर्पण है। अब आपसे ये पूछ लिया, अब देखो आप कैसे बताओगे, आप वही सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, दिया गया है क्या दे रखा है आपको, दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इसको आगे आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया आपसे, वक्रता त्रिज्या पूछी गई आपसे, यानी कि आपको R ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखिए अपन जानते हैं R बराबर क्या होता है, 2 इंटू F, अपन मान रख देते हैं, क्योंकि अब की बार दर्पण का नाम नहीं दे रखा अपने को, इसलिए मैं कोई चिन्ह परिपाटी नहीं लगाऊंगा, सीधा पहले वैल्यू निकालूंगा, 2 गुणा 10 सेंटीमीटर, तो R बराबर क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर। अब बताइए आपको ये जो वक्रता त्रिज्या प्राप्त हो रही है, ये धनात्मक प्राप्त हो रही है कि ऋणात्मक प्राप्त हो रही है, धनात्मक। और कार्तीय चिन्ह परिपाटी में अपने धनात्मक पार्ट कौन सा पड़ा था, कि जैसे मान लो ये दर्पण है कोई सा भी, इसके इस साइड की जो दूरियां हैं वो सारी क्या होती है, धनात्मक, यानी कि वक्रता त्रिज्या अब की बार कैसे होगी, इस साइड होगी, और इस साइड वक्रता त्रिज्या किसकी होती है, जिसका इस साइड वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र इस साइड किसका होता है, उत्तल दर्पण का होता है। तो अर्थात ये दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि यहाँ पे R क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो अपने क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ R पॉजिटिव है, धनात्मक है, अतः दर्पण कौन सा होगा, दर्पण उत्तल होगा। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स दे सकता है। ठीक है, एक में आपको दर्पण का नाम दे करके आपसे पूछ लेगा, दूसरे में आपको दर्पण का नाम नहीं देगा। ठीक है ना, आपसे सीधे फोकस दूरी दे देगा या वक्रता त्रिज्या दे देगा, फिर आपसे दर्पण का नाम पूछ लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी इससे आगे का जो टॉपिक है जिसमें अपन इस पे 1-2 न्यूमेरिकल्स और करेंगे, और वो न्यूमेरिकल्स करने के बाद आपको मैं दर्पणों से, कौन से, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब कैसे बनता है, यदि बिंब अनंत पर हो, यदि बिंब फोकस बिंदु पे हो, यदि बिंब वक्रता केंद्र पर हो, या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, या वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस बिंदु के बीच हो, या मुख्य फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच हो, तो उनसे प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है, उनकी प्रकृति क्या होती है, उनकी स्थिति क्या होती है, उसकी चर्चा हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तब तक के लिए आप इसका रिवाइज कीजिए, इसका अध्ययन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।